वीडियो में दी जा रही सिख इतिहास से जुड़ी यह तमाम जानकारी किताबों में उपलब्ध है, जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। दिसंबर 1711 में सिख फौज कुल्लू रियासत में दाखिल हो गई। इनमें बाबा बंदा सिंह बहादुर शामिल नहीं थे। 18 दिसंबर के दिन अमीन खान की फौज ने बरसाना नदी के किनारे पर तंबू लगाए हुए थे। जब सिखों को इस बात की जानकारी मिली, तब उन्होंने मुगल फौज पर हमला कर दिया। इस समय तीर और बंदूकों से बहुत जबरदस्त जंग हुई। इस जंग में तकरीबन 500 सिख शहीद हो गए। शहीद होने वाले सिखों में केशव सिंह, पुत्र भाई चित्र सिंह और बाघ सिंह भी शामिल थे। शाम का समय होते ही सिख फौज दरिया पार कर बिलासपुर की तरफ चली गई। इस जंग में दोनों तरफ बराबर का नुकसान हुआ, परंतु बादशाह को खुश करने के लिए झूठी सूचना बादशाह को दी गई। मुगल फौज इस जंग में जीत गई है। मोहम्मद आमीन खान ने इनाम लेने के चक्कर में मारे गए 500 सिखों के सर काटकर बादशाह को भेज दिए। बादशाह के पास सिखों के सर 12 जनवरी 1712 के दिन पहुंचे। तब बादशाह ने इन सरों की नुमाइश लगाने के लिए कहा। फिर 18 जनवरी को इन सरों के मीनार बनाने के हुक्म जारी हुए। बादशाह ने मुगल फौज की इस जीत की खुशी में मुजरा करवाने का हुक्म दिया। इसके साथ ही बादशाह ने नजूमियों के द्वारा दी गई सलाह के मुताबिक एक घोड़ा, एक जंगली सांड, एक गुलाम और कुछ सोने की चीजें दान की। इसके कुछ समय पश्चात बादशाह बीमार हो गया। 22 जनवरी 1712 को बादशाह को बताया गया कि बंदा सिंह कीरतपुर से निकलकर बिलासपुर की रियासत में चला गया है और बसी पठाना में अपना पड़ाव डाल रहा है। और यह भी बताया गया कि बिलासपुर के राजा अजमेर चंद ने उसे पनाह दी हुई है। बादशाह को यह भी बताया गया कि बंदा सिंह को पनाह देने के जुर्म में मुगल जर्नैल फिरोज जंग खान ने कीरतपुर और कल्याण जंग गांव को जलाकर राख कर दिया है। फिरोज जंग ने खुद निर्मोगढ़ गांव, जो कीरतपुर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, वहां पर डेरे लगाए हुए थे। वहां पर बैठकर वह सिखों की निगरानी कर रहा था। इन दिनों में जयपुर और जोधपुर के हिंदू राजे वापिस राजस्थान की तरफ लौट रहे थे। 25 दिसंबर 1711 को बंदा सिंह को इस बात की सूचना मिल चुकी थी। बादशाह ने इनकी वफादारी के एवज में इन्हें फौज की 2 टुकड़ियां दी, जिनकी गिनती 3000 और 4000 थी। यह इनाम उन्हें उनकी गैर हाजिरी में दिए गए थे। शहजादे अजीमुशान ने इन्हें फौज के परवाने और विदायगी देने के लिए हातिम खान को उनके पीछे भेजा था। जब हातिम खान परवाना देकर वापस लौट रहा था, तब सिख फौज ने उसे झज्जर के नजदीक घेर कर मार डाला। इसकी सूचना बादशाह को 1 फरवरी 1712 को मिली। इन दिनों में बंदा सिंह बिलासपुर में बैठा हुआ था। सिखों के एक दस्ते ने अनंतपुर साहिब से 14 किलोमीटर दूर जिंदबड़ी में द्वाबा के फौजदार होशदार खान की फौज पर हमला कर दिया और बहुत से मुगल सिपाहियों को मार डाला। 23 जनवरी 1712 के दिन बादशाह ने जम्मू के फौजदार फिरोज खान बहादुर को भी सिखों का पीछा करने के लिए हुक्म भेज दिया था। फरवरी 1312 के पहले हफ्ते बंदा सिंह खुद बिलासपुर में बैठा हुआ था। द्वाबा का फौजदार होशदार खान झज्जर में पहुंच चुका था और मोहम्मद आमीन खान गांव भल्लोवाल में था। इन दोनों की फौजें गांव जिंदबड़ी और झज्जर के बीच में बैठी हुई थी और सिखों की निगरानी कर रही थी। इस समय मोहम्मद आमीन खान की अगुवाई में 20,000 से भी ज्यादा फौज बंदा सिंह के पीछे लगी हुई थी, परंतु वह अभी तक बंदा सिंह के नजदीक नहीं पहुंच पाए थे। मोहम्मद आमीन खान को अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाई थी। फिर भी बहादुर शाह ने 13 फरवरी 1312 के दिन उसे एक खिताब दिया। अकेला अमीन खान ही नहीं, बल्कि बादशाह ने 10 बड़े जर्नैल और दर्जनों छोटे जर्नैल और हजारों की संख्या में फौज बंदा सिंह के पीछे लगाई हुई थी। मुगल फौज की सिखों से बहुत बार टक्कर हुई। इन लड़ाइयों में सिख और मुगल दोनों फौजों का बहुत नुकसान हुआ। बादशाह ने कई लाख रुपया और अपना पूरा असला दाव पर लगाया हुआ था, परंतु बादशाह को बंदा सिंह को गिरफ्तार करने में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बहादुर शाह को 1708 में अपने भाइयों को मारने में कामयाबी हासिल हो चुकी थी। वह दक्षिण की बगावत को दबा चुका था। उसने राजपूतों को अपने कब्जे में कर लिया था। इन राजपूतों के पास बड़ी बड़ी फौज और बहुत ताकत थी। दूसरी तरफ सिख बहुत थोड़ी गिनती में थे और सिख फौज के पास हथियार भी बहुत कम थे और उनका खजाना भी नहीं था और उनके कब्जे में किले और रियासतें भी नहीं थी। इसीलिए बादशाह समझता था कि सिखों को कुछ दिनों में ही खत्म कर देगा, परंतु बादशाह की गलतफहमी बहुत जल्द ही दूर हो गई, क्योंकि बंदा सिंह उसकी फौज के हाथों में नहीं आया। काफी लड़ाई लड़ने के बावजूद, बहुत से सिखों के मारे जाने के बावजूद भी सिख फौज की गिनती में कोई असर नहीं पड़ा।
इसके बावजूद भी सिखों ने अपने हमले जारी रखे। ऐसी खबरें सुनने के बाद बादशाह काफी घबराया हुआ था। कई बार तो रात को सोते समय भी नींद में बंदा सिंह कहता रहता था। बंदा सिंह का ना पकड़ा जाना उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा था। वह बुड़बुड़ाते हुए घूमता रहता था। उसे देखकर ऐसा महसूस होता था कि वह पागल हो चुका है। इन दिनों बादशाह को शिकायत की गई कि जोगी सन्यासी बैरागी लश्कर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और वह लश्कर की पूरी जानकारी बंदा सिंह तक पहुंचाते हैं। बादशाह ने हुक्म किया कि इन सभी को शहर में से निकाल दिया जाए और लश्कर के नजदीक आने वाले जोगी, बैरागी और साधुओं को मार दिया जाए। बादशाह ने यह हुक्म 28 अक्टूबर 1711 के दिन जारी किया। इन दिनों में ही बहादुर शाह ने एक हुक्म जारी किया हुआ था, जहां कहीं भी सिख मिले उसे कत्ल कर दिया जाए। इससे पहले बादशाह ने सिखों से 2 गुना टैक्स लेने का हुक्म जारी किया हुआ था। फिर उसने यह हुक्म भी जारी किया हुआ था कि सभी हिंदू सर, मूछ और अपनी दाढ़ी मुंडवा दें। जो हिंदू अपना सिर, मूछ और दाढ़ी नहीं मुंडवाएगा उसे सिख समझा जाएगा और उसे कत्ल कर दिया। जनवरी के दूसरे सप्ताह बहादुर शाह की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि बादशाह के मन में सिखों का खौफ इतनी बुरी तरह से बैठ चुका था। वह हर किसी के साथ गुस्से और संकी स्वभाव के साथ बात करने लगा था। बादशाह की हरकतें पागलों जैसी हो चुकी थी। बादशाह की सबसे पहली पागलों वाली हरकत मुनाइम खान को बेइज्जत करना था। 30 नवंबर 1710 को जब बंदा सिंह लोहगढ़ किले में से बचकर निकल गया था, तब बादशाह ने मुनाइम खान की तुलना कुत्ते से की थी। इस बेइज्जती को मुनाइम खान बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए वह रास्ते में ही बीमार पड़ गया था और 18 फरवरी 1711 के दिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बादशाह का दूसरा बड़ा पागलपन सिरहिंद के सूबेदार गाजी खान के खिलाफ 23 अप्रैल 1711 को बादशाह ने गाजी खान को सिरहिंद का फौजदार बनाकर सिखों का नामो निशान मिटाने के लिए उसे सिखों के पीछे भेजा हुआ था। जब उसका झगड़ा मोहम्मद आमीन खान के साथ हो गया, तब वह सिखों के खिलाफ चल रही मुहिम को छोड़कर अपने घर में आकर बैठ गया था। तब बादशाह ने 22 अगस्त को उससे सब कुछ छीन लिया था और उसे बेड़ियों में जकड़कर कैद कर दिया गया था। बादशाह ने ऐसी अजीबोगरीब और भी हरकतें की। अब बादशाह बेहद परेशान रहने लगा था और बादशाह बंदा सिंह और सिखों के नाम से घबराने लगा था। जनवरी 1712 में बादशाह का दिमाग बिल्कुल पागल हो चुका था और बादशाह ने पागलों वाली हरकतें करनी शुरू कर दी थी। 12 फरवरी 1712 के दिन बादशाह ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया। उस फरमान में लिखा था कि शहर के सारे कुत्तों को मार दिया जाए। इस मुहिम में हर रोज सैकड़ों कुत्ते मारे जाते थे। बहुत से कुत्ते डरकर दरिया रावी पार करके उस तरफ चले गए। इससे ऐसा लग रहा है कि वह सिखों से बहुत डरा हुआ था। वह सिखों को कुत्ते कहता था। शायद कुत्तों को मारने के हुक्म से वह सिखों को मारने की बात करना चाहता था। अगले सप्ताह उसकी बीमारी और बढ़ गई। 25 फरवरी को बादशाह ने आखिरी दरबार लगाया। अगले ही दिन सोजिश आने के कारण बहादुर शाह की तबीयत और खराब हो गई। 3 हकीम हर समय बादशाह के पास खड़े रहते थे, परंतु उन हकीमों के इलाज से भी बादशाह की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। 27-28 फरवरी की बीच वाली रात को लाहौर में ही बादशाह की मृत्यु हो गई। बादशाह की लाश को दिल्ली ले जाकर दफन करने के लिए ताबूत में डालकर रख दिया गया, परंतु मौलवी मुराद उल्ला, अब्दुल कादिर और महफूज खान, जिनकी हिफाजत में बादशाह की लाश थी, वह कई दिनों तक बादशाह की लाश को दिल्ली नहीं भेज पाए, क्योंकि बादशाह के चारों पुत्रों में बादशाहत के लिए जंग शुरू हो चुकी थी। इस तरह से बादशाह की लाश कई दिनों तक लाहौर में ही पड़ी रही। 43 दिन के पश्चात 12 अप्रैल 1712 के दिन बादशाह की विधवा पत्नी मेहर परवर मोहम्मद खान की हिफाजत में बादशाह की लाश को दिल्ली ले गई। लाश 16 मई को दिल्ली पहुंची। काफी दिन बेइज्जत होने के बाद बादशाह की लाश कुतुब मीनार के पास बख्तियार काजी के मकबरे के नजदीक औरंगजेब की बनी हुई मस्जिद के आंगन में दफना दी गई। आज की यह जानकारी हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ।